गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की और इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की या बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा चैप्टर है। इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे जिससे आप थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ही ईजिली और डीपली समझ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आपका है हीट। हीट को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच के फॉर्म में, इसको कैपिटल एच के फॉर्म में लिखते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में हीट को एनर्जी का एक फॉर्म माना गया है। हीट को एक एनर्जी का फॉर्म माना गया है और एक ऐसी एनर्जी है, एक तरह की थर्मल एनर्जी है। तो ऐसी थर्मल एनर्जी जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होती है, चेंज होती रहती है, इस तरीके की थर्मल एनर्जी को हम यहाँ पर कहते हैं हीट। और हीट को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ये बात समझ में आ गई? फिर से एक बार ध्यान दीजिए। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक के कॉन्सेप्ट में हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में चेंज होता है। किस फॉर्म में चेंज होता है? थर्मल एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है। तो इस तरीके के थर्मल एनर्जी को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं हीट से और इसका सिंबल बनाते हैं कैपिटल एच। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क। वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्क को भी यहाँ पर एनर्जी का एक फॉर्म माना गया है। हीट और वर्क में डिफरेंस क्या होगा? वर्क भी एनर्जी का फॉर्म है, हीट भी एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन वर्क यहाँ पर जो है वो एक मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। तो बेटा दोनों में एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है, इसको समझेंगे। हीट हमारी थर्मल एनर्जी के फॉर्म में एक्सचेंज होगा, जबकि वर्क क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। तो इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी के इस फॉर्म को बोलते हैं वर्क। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। कोई पिस्टन आप रखिए और उस पिस्टन के एक कंटेनर में पिस्टन को आप रखिए और उसको ऊपर नीचे अगर मूव करेंगे तो पिस्टन के मूवमेंट के थ्रू वो कंटेनर थोड़ा सा हीट हो जाता है, वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होने लगता है। लेकिन जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो किसी थर्मल सोर्स से नहीं हो रहा है। आपने ना तो उसको गैस से हीट किया है, ना किसी और दूसरे तरीके के एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू उसको हीट किया है, बल्कि उसी पिस्टन के मूवमेंट के कारण ही वो कंटेनर गर्म हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो हीट जनरेट हो रही है वो मैकेनिकल वर्क के थ्रू जनरेट हो रही है और इसीलिए वर्क को एनर्जी का एक फॉर्म यहाँ पर माना गया है। इसी तरह से अगर हीट की बात करेंगे तो इसको आप सिंपली समझ सकते हैं। आप कोई कंटेनर ले लीजिए और उस कंटेनर को अगर डायरेक्टली थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जाए, थर्मल एनर्जी का रिसोर्स आप गैस ले लीजिए, गैस के ऊपर आप कोई कंटेनर रखेंगे तो आपका गैस थर्मल एनर्जी का रिसोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो एक थर्मल रिसोर्स के थ्रू हो रही है। इसलिए इस तरीके के एनर्जी ट्रांसफ़र वाले कंटेंट को हम हीट की श्रेणी में रखते हैं। फिर हम बात करेंगे बेटा इंटरनल एनर्जी। बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप की एनर्जीज मौजूद होती हैं। अब इन सारी एनर्जीज़ को अगर हम स्पेसिफिक तरीके से डील करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए सारी तरह की एनर्जीज जो किसी एटम के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होती है, उनको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में थर्मोडायनेमिक्स में रिप्रेजेंट किया गया इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल यू यूज़ करेंगे। और जैसे एक एग्जांपल आप ले लेंगे, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल आप लेते हैं तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी। भाई एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होगी। एटम्स मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, थर्मल एनर्जी भी होगी। डिफरेंट टाइप की एनर्जीज मौजूद हैं। बेटा हर एक एनर्जी को अगर हम अलग अलग स्पेसिफिक तरीके से रीड करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। थर्मोडायनेमिक की स्टडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। इसलिए इस चीज़ को आसान करने के लिए, इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म नया यूज़ किया गया जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? ऑल एनर्जीज़ के सम, जितने भी एनर्जीज़ होती हैं उन सभी एनर्जीज़ के सम को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो वाइब्रेशनल एनर्जी हो, चाहे वो रोटेशनल एनर्जी हो, और चाहे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जनरेट की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो। इन सभी तरह के एनर्जीज़ के सम को, उनके एल्जेब्रिक सम को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट, ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो थर्मोडायनेमिक के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में या बेसिक टर्म में बात करेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। नेक्स्ट टर्म है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट के ऊपर या उसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो
तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सैंपल या सिस्टम जो आपके पास होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, उस सैंपल या सिस्टम की साइज़ के ऊपर डिपेंड करें या उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करें। इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर हैं, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टोटल चार्ज हो गया, लेंथ हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होंगी बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में रखी जाएंगी। चाहे मास की बात करें चाहे वॉल्यूम की बात करें, ये सब नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कम या ज़्यादा होने पर मास और वॉल्यूम का मान चेंज हो जाएगा। इस तरह से लेंथ की बात करेंगे, अगर सिस्टम की साइज़ को आप चेंज करते हैं तो उसके लेंथ का मान भी चेंज हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि जो सैंपल आपके पास है, जो सिस्टम है, उसके अंदर जो मैटर है उसके अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जाहिर सी बात है इंटेंसिव प्रॉपर्टी साइज़ या अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, बल्कि ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर आपने कितना मैटर लिया है, कितना सब्सटेंस लिया है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, बल्कि उस मैटर के नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। किस तरह का नेचर उसका, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन करते हैं और इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे बेटा हम बात कर लें टेम्परेचर की या प्रेशर की बात कर लेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, हमने कितना सब्सटेंस लिया है उससे हमको मतलब नहीं है, बल्कि टेम्परेचर जो आपका इंडिविजुअल होगा, रूम टेम्परेचर होगा, वो उस सब्सटेंस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से अगर प्रेशर की बात करेंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पूरे सिस्टम पर कॉमन ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। आप उसका अमाउंट चाहे कम कर लीजिए चाहे ज़्यादा कर लीजिए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर ही होगा। तो इस तरीके से ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, या आप बेसिक टर्म के कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बोल सकते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है, किसी भी सिस्टम के स्टेट के इनिशियल और फाइनल अवस्था के बारे में जानकारी देती है। इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसी भी सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बेटा जो उसके इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करती है। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, एंथैल्पी हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इस तरीके के तमाम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। वो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो स्टेट फंक्शन के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्सटेंस लिया, कोई सब्सटेंस मान लीजिए आपने एक छोटा सा फॉर्म लिया, फॉर्म जो स्पंज जिसको बोलते हैं, वो एक इनिशियल स्टेज में है, आपने उसका इनिशियल स्टेज देखा, अब उसको आपने प्रेशराइज किया, हल्का सा प्रेशर दिया और वो फॉर्म क्या हुआ, अपने इनिशियल स्टेज से बदल गया है। तो यहाँ पर उस फॉर्म की अवस्था को आपने चेंज किया विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर स्टेट फंक्शन हो जाएगा। उसने सिस्टम की अवस्था को बदल दिया, उसने सिस्टम की स्टेट को बदल दिया। अब किस तरीके से बदला गया, कितने स्टेप से बदला गया, इसको हमको मतलब नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि वो पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया है, और किसके कारण हो गया है, वो हो जाता है स्टेट फंक्शन। जैसे वाटर की बात करेंगे, पानी आपने रखा हुआ फ्राई पैन में या किसी बीकर में आपने पानी रखा हुआ है, उसको आपने हीट दी, तो पानी पहले लिक्विड के फॉर्म में था, लेकिन हीट देने में उसमें से कुछ मॉलिक्यूल वेपोराइज हो गए। अब उसका फॉर्म आपने बदल दिया, उसको क्या किया, उसको आपने लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? यस, टेम्परेचर जिम्मेदार है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन ऐसी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो किसी भी सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेज को बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप अच्छे से वीडियो को बार बार रिवीजन करके देखिएगा कि सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।